नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आपसे कहा जाए कि दुनिया अब एक विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर खड़ी है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में अब एक और जंग की आहट एशिया में सुनाई देने लगी है, जो वॉर की आहट को और ज्यादा डरावनी बना रही है। दरअसल खबर यह है कि ताइवान को लेकर के चीन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसे जिनपिंग के उस डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है जिसे वे 2027 तक पूरा करना चाहते हैं। असल में चीन ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट यानी सबसे जरूरी मुद्दा बताता है और इसका सीधा सा मतलब है उस इलाके पर हर हाल में कब्जा। और इसी खतरनाक इरादे के साथ चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि इस डार्क प्लान के तहत शी जिनपिंग की सेना 2027 तक ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ग्रे जोन वॉरफेयर की भी तैयारियां चल रही है। वहीं साल 2026 की शुरुआत के साथ ही चीन की भाषा बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजिंग की वार्षिक रिपोर्ट में पहले जहां ताइवान की आजादी का विरोध करने की बात होती थी, अब वहां क्रैकडाउन यानी कुचलने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। इसके अलावा चीन इस समय ग्रे जोन वॉरफेयर का सहारा ले रहा है और इसका मतलब है कि बिना सीधा युद्ध छेड़े ताइवान को इतना थका देना कि वो घुटने टेक दे। इसके लिए जिनपिंग के द्वारा ताइवान की सीमा के पास लगभग रोज चीनी फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है। साइबर हमले करके ताइवान के पावर ग्रिड और बैंक्स को ठप करने की तैयारी की जा रही है। और सबसे खतरनाक जो जिनपिंग के विस्तारवादी सोच को और ज्यादा मजबूत बनाता है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी डिजिटल भ्रामक खबरों के जरिए ताइवान की जनता के बीच सरकार को लेकर के डर फैला दो। असल में 2026 के अपने रक्षा बजट में चीन ने भारी निवेश एआई और ऑटोनॉमस वेपन्स पर किया है। चीन का प्लान है कि अगर युद्ध होता है तो वो इंसानों से पहले हजारों ड्रोन्स और एआई संचालित मिसाइलों की स्वाम यानी झुंड भेजेगा, जिससे ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ ही मिनटों में जाम किया जा सके। अमेरिकी इंटेलिजेंस की माने तो चीन 2027 की समय सीमा का इंतजार नहीं करना चाहता है, बल्कि वो 2026 में ही अपनी ताकत को इस स्तर पर ले जाना चाहता है कि अमेरिका भी दखल देने से पहले 10 बार सोच ले। लेकिन अब आप जरा ये सोचिएगा कि क्या ताइवान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? तो इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ताइवान ने 2026 के लिए अपने रक्षा बजट में 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं ताइवान पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी माने शाही रणनीति पर काम कर रहा है और इसका मतलब है कि खुद के लक्ष्य को इतना मुश्किल बना देना कि हमलावर को भारी कीमत चुकानी पड़े। ताइवान अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइल्स, एंटीशिप मिसाइल्स, छोटे लेकिन घातक ड्रोन खरीद रहा है। ताइवान का मानना है कि अगर चीन को पहले 48 घंटों तक रोक पाए तो दुनिया की मदद उन तक पहुंच सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ताइवान और चीन के बीच में जारी घमासान पर आखिरकार हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? दरअसल ताइवान दुनिया का एक ऐसा देश है जिस पर अगर आज हमला होता है तो आपकी जिंदगी रुक सकती है। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि दुनिया के 90% सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में ही बनते हैं, जो आपके स्मार्टफोन से लेकर के आपकी कार और मेडिकल मशीनों तक सब इसी पर निर्भर है। अगर चीन ताइवान की घेराबंदी करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होगा और महंगाई आसमान छूने लगेगी। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और चीनी नेतृत्व के बीच लगातार हॉटलाइन पर बातचीत हो रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है। अब इस मुद्दे को लेकर के सवाल क्या है, इस पर हम आए, लेकिन उसके पहले चीन और ताइवान के बीच विवाद क्या है जरा वो भी जान लेते हैं। चीन और ताइवान के बीच यह संघर्ष आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका एक अटूट हिस्सा है जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। चीन का दावा है कि 1683 के किंग राजवंश से वो जुड़ा हुआ है जब उन्होंने ताइवान पर जीत हासिल की। 1895 में चीन जापान युद्ध के बाद किंग राजवंश ने ताइवान को जापान को सौंप दिया था, जिसके बाद ये 50 साल तक जापानी उपनिवेश रहा है और 1949 के गृह युद्ध के बाद चीन की मुख्य भूमि पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ताइवान चली गई। ताइवान आज एक स्वतंत्र देश की तरह काम करता है, जिसकी अपनी सेना, अपनी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन इसे अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा मानता है। और इसे लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल वो ये कि क्या चीन का डार्क प्लान एशिया के साथ दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है?
इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले आपको बताती हूं कि ताइवान पर ड्रैगन की आखिरकार नजरें क्यों जाकर के टिक गई हैं। तो उसकी सबसे पहली वजह है सेमीकंडक्टर। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है एडवांस चिप्स और अमेरिका 90% अपनी एडवांस चिप इन्हीं से लेता है, ताइवान से लेता है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स का निर्माण ताइवान के अंदर ही होता है। कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स के लिए ये चिप जरूरी होती है। आपके मोबाइल फोन के लिए भी ये जरूरी होती है। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को आर्थिक नुकसान भी होगा। चीन की मशीन और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि चीन भी कुछ हद तक इसका उत्पादन करता है। उनके पास भी रेयर अर्थ मटेरियल है। ताइवान के जरिए दुनिया में धाक जमाना चाहता है चीन चाहता है कि इनके पास जो चिप निर्माण करने की क्षमता है वो उस पर अपना अधिकार थोप दे। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ करती है चीन की सेना। अमेरिका यूएस का ताइवान को साथ कैसे मिलता है? अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार मुहैया करवाता है क्योंकि बदले में ये उनसे सेमीकंडक्टर चिप खरीदता भी तो है। ताइवान के पास अमेरिका का हिमार रॉकेट सिस्टम भी है। इसके बाद लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में हिमारस सक्षम है। अमेरिका ने ताइवान को ATACMS मिसाइल्स भी सौंपी हुई हैं। चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने में सक्षम है ये ATACMS मिसाइल्स। ताइवान की सेना के पास जेवलिन और होवित्जर है, वो इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर हथियार वो बाहर से लेते हैं अमेरिकी देशों से। चीन की सेना को समंदर के तट पर ही रोकने में सक्षम है, लेकिन चीन लगातार उसकी घेराबंदी करता है। चीन के लिए ताइवान की भौगोलिक स्थिति काफी अहम है और चीन ताइवान पर कब्जे से प्रशांत महासागर में एंट्री कर लेगा, इसलिए उसके लिए ताइवान बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका के ग्वाम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए व्यापार के रास्ते में यह सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी। दुनिया का एक बड़ा व्यापार रूट ताइवान स्ट्रेट से होकर के गुजरता है, इसलिए यह बड़ी मुसीबतें भी लेकर के आएगा। अब विवाद क्या है? चीन और ताइवान के बीच संघर्ष सदियों पुराना है। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। 1600 में इसकी शुरुआत हुई थी। किंग राजवंश ने ताइवान पर जीत हासिल की थी। दरअसल किंग राजवंश ने, चीन का दावा है कि 1683 के किंग राजवंश से ताइवान जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने इस पर जीत हासिल की थी। चीन का दावा है कि 1684 में ताइवान चीन में शामिल हो गया था। फुजियान प्रांत के तहत चीन में ताइवान शामिल हुआ था, इसलिए चीन इसे अपना ही हिस्सा मानता है, एक प्रांत की तरह। अब सवाल ये कि क्या चीन का डार्क प्लान दुनिया के लिए खतरे की घंटी है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हैं, मेजर विराट शर्मा रक्षा विशेषज्ञ है, मेजर मोहन कुमार रक्षा विशेषज्ञ है। तो सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी कि आखिरकार ये अचानक से तो हुआ नहीं है। एक लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि चीन कभी उनका एयर स्पेस बंद कर देता है ताइवान का, कभी अपने यहाँ से लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स भेज देता है, कभी उनके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा देता है। तो क्या है, ऐसे में किसी भी दिन इस युद्ध की शुरुआत हो सकती है? हाँ, ये पोटेंशियली एक फ्लैश पॉइंट पे हैं और काफी वक्त से हैं। अब धीरे धीरे करके चाइना, मीनाक्षी, अपनी अथॉरिटी ताइवान के ऊपर रीगेन करने की, रीगेन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने कभी उसको अलग माना ही नहीं, ना वर्ल्ड की किसी कंट्री के साथ इस बात को डिस्कस किया। वो एसेंशियली उसको अपना इंटीग्रल पार्ट मानते रहे थ्रू आउट। लेकिन बीच में जैसा कि हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका ने जब प्रमोट करना शुरू किया ताइवान को, ताइपेई को के साथ कुछ डील्स करी और कुछ उनको सेल्स ऑफ वेपन, अमेरिका का तो बिजनेस डील हर जगह, तो सेल्स ऑफ वेपन करने की कोशिश करी और काफी प्रमोट करा टू बाय न्यू वेपन सिस्टम्स फ्रॉम अमेरिका एज अ। तो अमेरिका को इसको डबल फायदे होते थे, तो बिजनेस देखता था और दूसरा कि इस जोन में अमेरिकन प्रेजेंस टू काउंटर चाइना। तो इस वजह से इधर कुछ दिनों से, जब से साउथ चाइना सी एक्टिव हुआ है और चाइनीज एक्सपेंशन का एक जो थ्योरी है कि हम चारों तरफ हमारा ही ग्रिप रहे क्योंकि ये सारा इलाका हमारा है, इंक्लूडिंग अदर स्मॉल नेशन, आइलैंड नेशंस इन द एरिया। तो उसकी वजह से चाइना अब एक-एक करके इनको ज्यादा रिक्लेम कर रहा है। ताइवान इज वन ऑफ देम, जिसको वो प्राइमरी फोकस में रखे हुए हैं क्योंकि वो हमेशा से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको कुछ अलग किया था, फिर 1979 एंड 80 में। लेकिन चाइना ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इवेंचुअली इंडिया ने भी कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ नेशन। तो ये बोलना कि वो इसको इस साथ युद्ध करके लेगा, नहीं, वो स्ट्रेट अवे इसको एनेक्स कर सकता है। देखिए मीनाक्षी, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू आर्मीज, आई कैन से।
नेशंस तो अलग-अलग बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमने ताइवान को सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन कभी माना नहीं, इंडिया ने एज़ अ स्टेट, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान इस सारे एरिया all the world's major countries have never identified or recognized Taiwan as a separate country. तो इसलिए हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि चाइना के एक्सपेंशनिस्ट मूव के तहत जो बाकी के रीजनल पावर्स हैं साउथ एशिया सी के अगल-बगल, उनको रोकना, उनको बचाना, उनकी इंडिपेंडेंस को मैनेज करना या मेंटेन करना एक बात होती है और ताइवान के ऊपर चाइना का क्लेम को चैलेंज करना एक टोटली दूसरी बात हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सब्जेक्ट बिफोर डिस्कसिंग। मीनाक्षी। जी। मेजर विराट, लेकिन इसमें क्या अमेरिका कहीं पर दखल देगा? क्या अमेरिका की तरफ से ताइवान को वो सुरक्षा प्रदान करवाई जाएगी जैसा कि ताइवान को ये लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है अगर उसे हथियार देता है तो? देखिए मीनाक्षी जी, ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका खड़ा है ताइवान के साथ, और जिसे आप कहते हैं कि इनको रक्षा सौदे भी करता है और उसके साथ साथ में बहुत सारा सामान देता है। चाहे अभी आप देखिए 2026 में F-16V जो उन्नत जेट्स हैं वो उनको सप्लाई करने की बात है। जो पुरानी फ्लीट है इनकी ताइवान की, उसको रिप्लेस करने की बात है। इसके अलावा बहुत सारा आपको आर्टिलरी और साथ में एयर डिफेंस वाला मैकेनिज्म जो है, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इनको देने की बात है। तो अमेरिका लगातार सपोर्ट करता है। उनका फॉरेन रिलेशंस एक्ट है FRA, उसके अंतर्गत यूएस पूरा इनको मदद करता है। देखिए, जहां तक रिकॉग्निशन की बात है, ये बात सही है कि रिकॉग्नाइज नहीं करता, जनरली जो ज्यादातर देश हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करते ताइवान को। पर उसके अलावा आप ये देखिए, चाहे भारत ही हो, वीजा मिलता है लोगों को यहाँ से वहां जाने के लिए, और वहां पे भी इंडिया ताइवान एसोसिएशन काम कर रही है। वो एक एम्बेसी के तौर पे ही काम करती है, बस वो नाम एम्बेसी नहीं लिखते हैं। वहां पे मैं होके आया हूँ, इसलिए ये बात बिल्कुल सामने से बता सकता हूँ कि बहुत ही उन्नत देश है। आपने बात करी सेमीकंडक्टर चिप्स की, ये जो TSMC इनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है जो वहां पे काम करती है, वो इतने जबरदस्त तरीके के चिप्स बना रहे हैं 2 नैनोमीटर से कम के, कि जिनको पूरी दुनिया में यूटिलाइजेशन है। और आपने जैसा बताया कि अगर लड़ाई होती है तो ये बहुत दुनिया के लिए घातक होने वाला है। आपको बताऊं, पिछले 2 से 3 महीने में 86,000 ड्रोन्स सप्लाई किए हैं ताइवान ने। इतना उन्नत देश है ये। और भारत में भी अपने डिफेंस के लिए हम लोग कई सारे ड्रोन्स यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये बता के बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो ड्रोन्स हैं उनमें चाइनीज चिप्स नहीं होने चाहिए, चाइनीज कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, पर हम वही ड्रोन्स ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। पूरा भरोसा है हमें। और कहीं ना कहीं देखिए, ये ताइवान की अपनी स्ट्रेंथ को दिखाता है। चाइना बहुत बड़ा देश है, उससे मैच नहीं है। देखिए, एक आइलैंड नेशन है, छोटा सा एक टापू है, पर चाइना के सामने ये टिकता है अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। कल को अगर हमला करता है तो यूएस पूरी तरीके से इनके साथ खड़ा पाया जाएगा, क्योंकि ये इनके एक्ट में भी है। और आपको एक चीज बताऊं कि लगातार फंडिंग करता है, डायरेक्ट ड्रॉडाउन पावर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट की, जो इनको लगातार डायरेक्ट पैसा एड में दे सकता है। वहां का प्रेसिडेंट जो यूएस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ताइवान को सशक्त बनाती हैं, वरना तो कब का चीन खा गया होता ताइवान को। जी मीनाक्षी जी। जी बिल्कुल, ऐसा तो आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन रोहित जी, ये बार बार चीन की तरफ से जो दावा किया जाता है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, चीन तो दावा करता है, ताइवान इसे मानने से बार बार इनकार करता है। ये क्लैशेस की वजह क्या है? मैडम, इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी। 1945 यूएन बना, और यूएन जब बना उस समय इसके 4 परमानेंट मेंबर्स थे। साथ में इन्होंने चाइना को एक परमानेंट मेंबर बनाया उसी समय। अब वो चाइना कौन सा था? वो चाइना था ताइवान। जो लिखा हुआ है वो लिखा था, उस समय लिखा था चाइना विद इट्स कैपिटल एट ताइपे। तो ये ताइवान के पास वो राइट्स थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। सारी वर्ल्ड इसी चाइना को, इसी ताइवान को चाइना मानती थी और इसी से ऑफिशियल रिलेशंस रखती थी, इसी के की एम्बेसी खुलती थी चारों ओर। अब जब ये दूसरा वाला चाइना, यानी कि मेनलैंड चाइना विद इट्स कैपिटल एट बीजिंग, जब ये पावरफुल हुआ और सोवियत यूनियन और इंडिया ने इसका सपोर्ट किया कि इसको परमानेंट मेंबरशिप, इसको मेंबरशिप देनी चाहिए यूएन की, तब तक ये मेंबर नहीं था। वन चाइना पॉलिसी थी उस समय कि एक चाइना है जिसकी कैपिटल ताइपे में है और दूसरा चाइना रिकॉग्नाइज ही कोई नहीं करता था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं, वो कम्युनिस्ट कंट्री था और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की ज्यादा चलती थी उस समय। तो जब इसको मेंबरशिप के लिए, हालांकि हमारी 62 में चाइना से वॉर हुई थी, लेकिन 70s 60s एंड 70s में हम लोगों ने इस चाइना को सपोर्ट किया था विद इट्स कैपिटल बीजिंग वाले की। हमने सपोर्ट किया कि इसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। चाइना ने एक क्लॉज रखा
कि अगर मैं बनूंगा तो वन चाइना पॉलिसी बरकरार रहेगी, कैपिटल ताइवान से ताइपे से उठ के बीजिंग चली जाएगी। उस समय पीकिंग बोलते थे इसको। अब ये बात मान ली गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।